नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक कमरे में 22 लोगों का रहना, खाना और नहाना। मुंबई का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन उस चमक के पीछे जो पसीने से भीगी गलियां हैं, उनका नाम कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक बस्ती है धारावी। गली नंबर 3, कोने पर एक पुराना दरवाजा, जिसके ऊपर पपड़ी छूटा हुआ पेंट और जंग लगे हुए कील। उसी दरवाजे के भीतर था कमरा नंबर 7। ना कोई खिड़की, ना रोशनी, बस एक बल्ब जो झूलते तार से लटका था। यह कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह एक जिंदगी का समूह था। 22 लोग एक छत के नीचे। घर के लोग। रामदयाल काका, उम्र 70 वर्ष, बनारस से आए थे जब मुंबई में काम की खोज थी। कभी कपड़ा मिल में मजदूरी करते थे, आज 60-70 के हो गए थे। अब ज्यादा बोलते नहीं, पर उनकी निगाहें सब समझ लेती। उनके 3 बेटे, रघु 40, मोहन 36, सुरेश 32, तीनों मजदूरी करते थे। रघु बिल्डिंग में मिस्त्री, मोहन मंडी में बोरी उठाने वाला, सुरेश सुबह दूध बांटता, दिन में ऑटो चलाता। तीनों की पत्नियां गौरी, ललिता और किरण बस्ती में सिलाई करती, स्कूल में खाना बनाती और अपने 13 बच्चों को पालती। बच्चे नवजात से लेकर 16 साल तक। कोई स्कूल जाता, कोई गलियों में खेलता, कोई काम में हाथ बटाता। 10 बाय 12 फीट का कमरा, एक कोना रसोई, एक कोना स्नानघर, एक कोना सोने का बिछावन और बाकी कोना बच्चों का खेल घर। एक दीवार के सहारे अलमारी जैसी पेटी थी, उसी में कपड़े, राशन और जरूरत की चीजें रखी जाती। कमरे के एक कोने में एक स्टील की छड़ लटक रही थी, उस पर 4 साड़ियों से पर्दा बनता। वो ही था नहाने का बाथरूम। रात में सोने की व्यवस्था। सबसे पहले बच्चे लेटते थे दीवार से सटकर, फिर महिलाएं और अंत में पुरुष। कई बार रघु और सुरेश छत पर सोते, बारिश न हो तो। सुबह से 4 बजे गौरी भाभी उठ जाती, चाय का पानी चढ़ता, चूल्हा जलता। सिलेंडर महीने में सिर्फ एक बार भरता था, इसलिए लकड़ी और कोयले का चूल्हा ही मुख्य साधन था। 5 बजे ललिता और किरण बच्चों को उठाने लगती। मुन्ना उठ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चिन्नी, पानी भर ले पहले, फिर किताब खोल। पानी। नल 6 से 7 बजे तक आता था। बस्ती के एक कोने में लगा था। 22 लोगों के लिए कम से कम 10 बाल्टी पानी जरूरी होता था। हर दिन कोई न कोई पानी के लिए लड़ता। कभी किसी की बाल्टी आगे रखी होती तो झगड़ा भी हो जाता। सरकारी राशन से 10 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, थोड़ा सा तेल और चीनी। बाकी सब जैसे सब्जी, दूध, दाल खुद की कमाई से। एक दिन की थाली में होता दाल पतली, चावल कम, रोटी 2 से ज्यादा नहीं, और सब्जी तो जरा सी। फिर भी बच्चे खुशी से खाते, क्योंकि साथ खाने का सुख भूख से बड़ा था। चिन्नी 12 वर्ष, मोहन की बेटी, पढ़ने में होशियार। सपना था मैडम बनूंगी, स्कूल वाली। टिंकू और गुड्डू रघु के बेटे, सुबह अखबार बांटते, फिर स्कूल जाते। पायल 6 वर्ष, सुरेश की बेटी, दीवारों पर चौक से घर बनाती और कहती, मम्मी हमारा भी ऐसा घर होगा ना, बड़ा वाला। संघर्ष लेकिन साथ। एक बार बारिश की रात, छत से पानी टपकने लगा। सारे लोग बाल्टी लेकर पानी रोक रहे थे। काका चारपाई पर बैठे थे, उन्हें ठंड लग रही थी। गौरी ने अपनी साड़ी की ओढ़नी उन्हें उड़ा दी। काका बोले, ये घर छोटा है बेटा, पर इसमें जो प्यार है वो राजमहल में नहीं। एक दिन रघु काम से लौटते वक्त एक टूटा फूटा एलपीजी चूल्हा ले आए। उसे मोहन ने ठीक किया। अब गैस जलने लगी थी। गौरी की आंखें भर आई। अब खाना जल्दी बनेगा, बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। ये तो सिर्फ एक दिन की झलक थी। इस कमरे की असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब सपने आकार लेते हैं, जब चुनौतियां बढ़ती हैं, जब जिंदगी इम्तिहान लेती है। बारिश का मौसम था। बस्ती में गटर ओवरफ्लो हो चुके थे। बदबू, कीचड़ और मच्छरों की भरमार।
एक रात छोटे गुड्डू 6 वर्ष को तेज बुखार आया। उसका शरीर तप रहा था, सांसें तेज और आंखें सूजी हुई थीं। मोहन उसे गोदी में लेकर दौड़े, पहले बस्ती के कंपाउंडर के पास, फिर वहां से नजदीकी सरकारी अस्पताल। डॉक्टर ने बताया, डेंगू है, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, भर्ती करना होगा। अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए 1500 रुपये की जरूरत थी, पर उस दिन घर में कुल जमा 230 रुपये थे। रघु ने मिस्त्री का काम छोड़कर दोस्त से उधार मांगा। सुरेश ने अपना मोबाइल गिरवी रख दिया। 22 लोगों का कमरा उस दिन एक बीमार बच्चे की परछाई में सहमा बैठा था। गुड्डू को 4 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। वो कमजोर था, पर जिंदा था। पूरे कमरे में जैसे दिवाली मंग गई। उस रात रामदयाल काका ने बच्चों को बिठाकर कहा, गंदगी से बीमारी आती है, अब ये कमरा साफ रहेगा। हर बच्चे को दिन में एक बार हाथ धोना है। गौरी, ललिता, किरण ने कमरे के कोने कोने में नीम, फिटकरी और पुराने अखबार से सफाई शुरू की। अब ये कमरा न सिर्फ जीवन का ठिकाना था, बल्कि जीवन जीने का पाठशाला भी बन गया। चिन्नी, जो हर रोज स्कूल जाती थी, उस दिन देर से आई। उसकी आंखें लाल थीं। वो चुपचाप कोने में बैठ गई। ललिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? वो बोली, मैडम ने कहा इतना गंदा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल मत आया करो। सब बच्चे हंसते हैं। वो रोने लगी। ललिता ने उसे गले से लगाया और बोली, बेटा, कपड़ा पुराना हो सकता है, पर तेरे सपने चमकते रहेंगे। तू पढ़, तुझे मैडम बनते देखूंगी। उसी दिन सुरेश ने कुछ पुराने कपड़े सिलने के लिए दिए और गौरी ने चिन्नी की यूनिफॉर्म को धागा धागा सलीके से सिल दिया। चिन्नी मुस्कुराई और कहा, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। एक दिन खबर आई, बस्ती पर बुलडोजर चलने वाला है। सरकारी योजना के तहत ये झुग्गी हटाई जाएगी। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रामदयाल काका के आंखों में पुराना दर्द लौट आया। हमने इस मिट्टी में जिंदगी बसाई है, अब कहाँ जाएंगे? तभी रघु ने बस्ती वालों को इकट्ठा किया। हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे, किसी नेता, समाज सेवी से मिलेंगे। बस्ती में अभियान चला, हम भी नागरिक हैं, हमें घर चाहिए, न कि उजाड़। मीडिया में खबर आई, एक गो ने मदद की। सरकार ने बस्ती को हटाने का आदेश रोक दिया, शर्त थी कि सभी साफ सफाई और पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे। 6 महीने बाद रघु, मोहन और सुरेश ने मिलकर पास के एक मकान का छोटा कमरा किराए पर ले लिया। अब कमरा नंबर 7 में नहीं, बल्कि बगल के कमरा नंबर 8 में कुछ सदस्य रहने लगे। थोड़ी जगह मिली और थोड़ी राहत। चिन्नी को पढ़ाई के लिए एक टेबल मिली। पायल अब दीवारों पर घर नहीं बनाती थी, वो कॉपी में स्केच बनाती थी। गौरी ने दीवार पर एक कैलेंडर लगाया, हर दिन बच्चों के नाम के सामने एक अच्छे काम का चिन्ह। अब वो एक कमरा 22 लोगों का नहीं था, अब वो एक विचार बन चुका था कि जिंदगी को तंग जगहों में भी सुंदर बनाया जा सकता है। 3 साल बीत गए। अब कमरे में केवल 12 लोग थे, बाकी पास के कमरों में रह रहे थे। रघु ने अपनी बेटियों को सिलाई सिखाई, मोहन के बेटे कॉलेज जाने लगे और सुरेश का ऑटो अब खुद का था। और चिन्नी, वो अब पास के सरकारी स्कूल में टीचर बन चुकी थी। वो बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा कहती, मैं उस कमरे से आई हूँ जहाँ 22 लोग रहते थे, लेकिन आज मैं 22 बच्चों को भविष्य दे रही हूँ। रामदयाल काका की उम्र अब 74 थी। वो अब बहुत कम बोलते थे। एक दिन उन्होंने चिन्नी से कहा, बेटा, अब अगर मेरी आंखें बंद हो जाएं, तो देख मत करना। मैंने तंग कमरे में भी बड़ी दुनिया देख ली है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, भारत की उन लाखों जिंदगियों की है, जो भीड़ में भी इंसानियत, प्यार और उम्मीद को नहीं खोते।